हाय, मैं एनिमिस्टिक और मैं ला चुका हूँ एक और न्यू एनिमी का रिकैप। स्टोरी शुरू होती है जब एक बच्चा अपने स्टेप फादर से पिट रहा होता है। उसने खाना खाने में ज़्यादा टाइम ले लिया और वो एक बुरा बच्चा लग रहा था। बच्चा बार बार माफ़ी मांगता है पर उसका बाप उसे मारना बंद ही नहीं करता और उसकी माँ उसके पास बैठे हुए कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये हमारा प्रोटैगनिस्ट डी मोरी का पास्ट है का एक सपना है और वो उठता है जब उसका क्लास प्रेसिडेंट चिढ़ाया जा रहा होता है। बुली है ओम माँ और वो क्लास प्रेसिडेंट आका की किताब वापस देने से मना कर रहा होता है। ओम उसे और चिढ़ाते हैं बाय रीडिंग सम ऑफ द रोमांस नोवेल टू एवरीवन और बाकी स्टूडेंट्स सब बुलिंग को इग्नोर कर रहे होते हैं। क्लास फील्ड ट्रिप पर है और मेमोरी नोटिस करता है कैसे उसके साथी सब अपने हेड्स डाउन रखकर बुली को इग्नोर करते हैं जब क्लास एलीट्स हंसते रहते हैं। टीचर मीनवाइल किसी चीज़ का ध्यान नहीं देता और पूरा टाइम सोता रहता है। मेमोरी सोचता है कि अगर वो इंटरवेन करे तो काफ़ी कूल लगता, पर उसे याद आता है कि वो बस एक नोबडी है और कुछ नहीं कर पाएगा। आका इवेंचुअली बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और तो मेमोरी सरप्राइजिंगली उठता है और यमादा से कहता है कि आका की किताब वापस दो। ओवाम माँ से इम्प्रेस होता है कि मेमोरी फाइनली कुछ स्टैंड ले रहा है, पर फिर भी वो किताब वापस देने से मना करता है और अब वो मेमोरी को भी चिढ़ाने लगते हैं। तभी एक एलीट नेम किरिहारा ओवाम माँ को कहता है कि वो बकवास बंद करे क्योंकि उसे सारी आर्गुइंग से नफरत होती है। सबको लगता है कि किरिहारा बहुत कूल है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और ओवाम माँ आके से माफ़ी मांगता है। ओवाम माँ अभी भी मेमोरी से अनॉयड है तो क्लास के क्वाइट किड को चिढ़ाने लगता है। फाइनली टीचर उसे रोकता है और समझाता है कि ओवाम माँ लोगों को तब चिढ़ाता है जब वो टीचर नहीं होता। मेमोरी एक्चुअली एग्री करता है कि ओवाम माँ से क्योंकि ऐसे स्टैंड लेना उसका नेचर नहीं है और उसे लगता है कि उसने बस एक्शन लिया क्योंकि उसने वो सपना देखा था। तभी सब स्टूडेंट शॉक होते हैं जब वो एक अजीब जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एक लेडी उन्हें दूसरे वर्ल्ड के हीरोज बुलाती हैं और अपना परिचय देती है एज अ गॉडेस नेम विशियस। वो समझाती है कि उसके वर्ल्ड में जब भी ग्रेट डीमन एम्पायर अपीयर होते हैं तो दूसरी दुनिया से हीरोज बुलाते हैं। डीमन एम्पायर 2000 साल पहले हीरोज के द्वारा हराया गया था पर भयानक बुरा फिर से उभर आया है। ये स्टूडेंट उसके लिए हीरोज हैं तो उसने उनसे मदद मांगी। स्टूडेंट नहीं मानते हैं, उन्हें एक अलग दुनिया में ले जाया गया है और बस ये समझाते हैं कि वो सपना देख रहे हैं। वो सोचने लगते हैं कि ये बस एक मजाक है और शायद उन सबकी एक कार में क्रैश में मौत हो गई है। सब घबराने लगते हैं और पर टीचर उन्हें शांत करवाने की कोशिश करते हैं बताते हुए कि वो वहाँ हैं, वो बेकार हैं और वो बस कहता है कि उन्हें देवी की बात सुननी चाहिए। मेमोरी चारों तरफ पुरानी चीज़ें देखता है और वो गोल्डन आई देवी देखकर मान लेता है और वो सच में किसी और दुनिया में है। किरिहारा सोचता है अगर वो डीमन एम्पायर से लड़ने से इनकार करते हैं तो क्या होगा, तो देवी बताते हैं कि उन्हें अपनी दुनिया में वापस जाने का मौका नहीं मिलेगा। रिवर्स समनिंग रिचुअल करने का एक ही तरीका है, वो है एक खास एलिमेंट का इस्तेमाल करना जो डीमन किंग एसेंस कहलाता है और इससे पाने के दो तरीके हैं। एक तो डीमन किंग का दिल हासिल करके और दूसरा डीमन किंग को हराने पर मिलने वाला एसेंस इकट्ठा करके और उसे नेकलेस में रख के क्रिस्टल में डालकर। ओयामादा परेशान हो जाता है डीमन एम्पायर से लड़ने पर मजबूर किया जाने पर देवी उनसे मदद मांगती है क्योंकि वो सेल्वेशन के हीरोज हैं। आका बताता है कि वो बस आम इंसान है और हीरोज काफ़ी दूर हैं। देवी उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उनके पास ऐसे ताकत है जो दूसरों के पास नहीं है, पर मोर को कुछ गलत लगता है। उमाद प्रैंक से तंग आ जाता है और मेमोरी को समझ में आता है कि देवी ही उसे परेशान कर रही है। तभी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं जब एक कैद को एक मॉन्स्टर के हाथ खिलाने के लिए कहा जाता है। देवी फायर स्पेल से मॉन्स्टर को मार डालती है पर स्टूडेंट्स अब भी इनकार में हैं और बस ये मानना चाहते हैं कि ये उसका अटैक सीजीआई था। देवी टॉपिक बदलती है और घोषणा करते हैं कि सब स्टूडेंट्स की हिडन स्किल्स दिखाने का समय आ गया है। सब स्टूडेंट क्रिस्टल बॉल को टच करते हैं और जब वो चमकता है तो इसका मतलब है कि उनमें कोई ताकत है, स्पेशल एबिलिटी। समनर्स तब हैरान हो जाते हैं जब यमाता की रोशनी तेजी से चमकने लगती है और इसका मतलब है कि उसके पास बेहतरीन शक्ति है। ओवाम अपनी पूरी सोच बदल देता है और अब उसे लगता है कि हीरो बनना अच्छा लगता है। किरिहारा अगला है और सॉर्सरर्स विश्वास नहीं कर पाते जब उसकी शक्ति क्रिस्टल बॉल को तोड़ देती है। इसका मतलब है कि वो एस क्लास में है जो अल्टीमेट रैंक है। ओयामादा ए क्लास में है तो पॉइंट आउट करता है कि किरिहारा सबसे अच्छा है और चाहे वो किसी भी दुनिया में हो। आका भी एस क्लास हीरो है और देवी हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि हीरोज में तीसरा एस रैंक भी है। आमतौर पर वो एक एस क्लास मिलने पर भी खुश हो जाते हैं तो देवी घोषणा करती है कि ये अब तक का बेस्ट समनिंग है।
मेमोरी अगला है और इसे पता नहीं चलता कि जब इसकी क्रिस्टल पर्पल ग्लो करती है। उससे ये भी पता चलता है कि उसकी ग्लो सबसे कमज़ोर है। मेमोरी जानने की कोशिश करता है कि उसका क्लास क्या है, पर देवी उसे इग्नोर कर देती है। मेमोरी को समझ आता है कि एक नो वन है, जैसे उसकी पुरानी दुनिया में था, और वो इसे ठीक मानने लगता है। तभी क्लास का एक क्वाइट बच्चा क्रिस्टल को ब्लैक कलर से ग्लो करवाता है। देवी समझाती है कि ये पहले सिर्फ एक बार हुआ था जब डार्क हीरो ने क्रिस्टल को छुआ था और वो सबसे पावरफुल ए रैंक हीरोज में से एक बन गया। क्वाइट बच्चा मैनी जैसे हंसने लगता है और घोषणा करता है कि उसे पता था कि उसका समय आने वाला है। उसके बाद देवी सबको दिखाती है कि कैसे अपने स्टार्ट्स चेक करते हैं। मेमोरी को पता चलता है कि उसका स्टार्ट्स काफ़ी लो है और उसके पास एक यूनिक स्किल है जो स्टेटस एलिमेंट्स कहलाती है। यूनिक स्किल सिर्फ उस इंसान के द्वारा यूज़ की जा सकती हैं जो उसके पास हैं, और हीरोज आगे चलकर और स्किल्स अवेकन कर सकते हैं। ओवादा देवी को समझाने से थक जाता है और हीरो का काम शुरू करना चाहते हैं। टीचर उसे देवी को रिस्पेक्ट करने को कहते हैं, पर ओवादा उसे चुप होने को बोलता है क्योंकि टीचर सिर्फ एक डी क्लास हीरो है। फिर देवी घोषणा करती है कि सिर्फ एक रिचुअल बच्चा है और वो हैरान करते हैं कि वे मेमोरी को आगे बुलाते हैं। मेमोरी को समझ नहीं आता है कि, तो देवी समझाती है कि वो सबसे लोवेस्ट रैंक के हीरोज में से एक है जो अब तक बुलाए गए हैं। एक ई क्लास। पूरे अनुभव ने समनर्स को सिखाया कि सबसे कमज़ोर हीरो हमेशा दूसरों को पीछे खींचता है। इस वजह से उन्होंने तय किया कि हर बार समनिंग के दौरान सबसे कम हीरो से छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये दूसरे लोग हीरोज को डराने लगते हैं। तो समनर्स ने कुछ अलग करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने तय किया कि सबसे नीचे रैंक वाले हीरोज को एक मौका दिया जाए। उन्होंने इसे परीक्षा में डालने का फैसला किया और सबसे कमज़ोर हीरो को कुछ रूम्स में टेलीपोर्ट कर दिया गया। अगर वो सरवाइव कर सके, सरफेस तक पहुंच जाते, तो उन्हें आज़ादी देना, साथ जीने दिया जाता है। मेमोरी सोचता है कि ये रून्स कितने खतरनाक है, पर किसी को सच में नहीं पता। उन्होंने अनेक क्रिमिनल्स और हीरोज के रून्स में भेजे हैं और पर कोई वापस नहीं आया। मेमोरी इसे टालने की कोशिश करता है और बताता है कि उसके पास एक यूनिक स्किल है, पर देवी समझाती है कि स्टेटस एलिमेंट स्किल जैसे उसकी काफ़ी बेकार है। इनका सक्सेस रेट काफ़ी कम होता है और जब ये काम करते भी हैं तो ज़्यादा असर नहीं करते और उनकी ड्यूरेशन भी बहुत छोटी होती है। देवी ये भी बताती है कि उसके स्टार्ट्स भी काफ़ी लो हैं, अगर वो लेवल अप भी करता तो भी ज़्यादा सुधार नहीं होगा। मेमोरी अपना बचाव करता है और कहता है कि ये अन्याय है कि उसे समन करके सज़ा दी जा रही है, पर किरिहारा उसे कहता है कि बस चला जाए। सब दूसरे भी उसे जल्दी करने को कहते हैं, पर मेमोरी को थोड़ा अच्छा लगता है जब यासु नाम का लड़का पूछता है कि क्या वो ठीक है। यासु क्लास का क्वाइट लड़का है और हमेशा मेमोरी के साथ दयालु रहा है, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। तो यासु मेमोरी को याद दिलाता है कि वो सबसे लोवेस्ट रैंक में है। यासु इतने लो रैंक वाले से बात करने से मना कर देता है और मेमोरी को मिस्टर ट्रैश हीरो बुलाता है, और मेमोरी इससे ज़्यादा बुरा महसूस नहीं कर सकता और टीवी रिचुअल शुरू करती है। हर हीरो को एक यूनिक आइटम मिलता है जब उन्हें समन किया जाता है, पर मेमोरी एक पैथेटिक सी लेदर बैग में मिलती है। बैग का जेम तब तक चमकता है जब उसमें मैजिक डाला जाता है, बस इतना ही। तभी आका हैरान करते हुए मेमोरी के लिए स्टैंड लेती है, पर देवी उसे सजा देती है और उसे बेहोश कर देती है। देवी सबको कहती है कि मेमोरी को भूल जाएं क्योंकि वो गायब हो गया है। उसके लिए हीरो सब विनर्स हैं, और वो उन्हें कहती है कि देखें कैसे ट्रेजिक फेट मेमोरी जैसा लूजर का इंतजार कर रही है। मेमोरी आखिरकार कुछ डिटर्मिनेशन दिखाता है जब वो गुस्से में आकर देवी पर एक एनालाइजेशन स्पेल डालता है, पर ये काम नहीं करता। जब देवी बताती है कि एक देवी होने के नाते उस पर हमेशा एक डिस्पल बैरियर होती है जो स्टेटस एलमाइन को स्पेल्स के अगेंस्ट टोटल डिफेंस प्रोवाइड करती है। वो ट्रैश हीरो को अलविदा कहती है, पर सब हैरान हो जाते हैं जब किरिहारा एक अटैक स्पेल का इस्तेमाल करता है। वो माफ़ी मांगता है क्योंकि वो बस इसे टेस्ट कर रहा था। रिचुअल कंटिन्यू होता है और सब खुश होते हैं क्योंकि उनका समय अब ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। देवी पूछती है कि क्या मेमोरी के पास कुछ आखिरी शब्दों हैं, पर वो बस रोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मेमोरी अपने छोटे रूप से बात कर रहा है। वो रोया जा रहा है और उसका दूसरा रूप उसे कहता है कि चाहे वो कितना भी दबाए और हार्मलेस बनने का नाटक करे, वो अपने सच्चे रूप को हमेशा के लिए छुपा नहीं सकता। उसका दूसरा रूप कहता है कि अपने सच्चे रंग सबको दिखाए और उस सच्चा रूप दिखाए जो उसने हमेशा दबा के रखा है। मेमोरी का सच्चा रूप आखिरकार सामने आता है। वो अपने कमज़ोर रूप को छोड़ता है और देवी पर गालियाँ देना शुरू करता है। सब हैरान होते हैं और मेमोरी घोषणा करता है कि अगर वो जिंदा वापस आया तो सबको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मेमोरी को रूम्स में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, पर वहाँ अंधेरा है, तो वो जेम में मैजिक डालकर एक्सप्लोर करना शुरू करता है। तभी मेमोरी मुश्किल से एक मॉन्स्टर के ऐसे अटैक बच पाता है और अपनी जान बचाकर भागता है। मेमोरी दौड़ते हुए काँप रहा होता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसके और मॉन्स्टर के बीच में पावर गैप बहुत बड़ा है।
मेमोरी डर के मारे जेम को छुपाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि जेम ही बीस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। दौड़ते दौड़ते मेमोरी को महसूस होता है कि वो डर नहीं रहा है बल्कि वो फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहा है। उसके पास कोई हथियार नहीं है और उसके सभी स्टार्ट्स बेकार हैं और उसकी स्किल्स भी बेकार हैं। मेमोरी ये तय करता है कि यही उसकी ज़िंदगी अंत है, लेकिन अचानक से मेमोरी को थोड़ी डिटर्मिनेशन मिलती है। वो घोषणा करता है कि उसकी शक्ति चाहे और एक पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर को वहीं रोकने के लिए। हैरान मेमोरी अपनी जान बचाकर भागता है और सोचता है कि देवी ने कहा था कि स्टेटस एलिमेंट स्किल्स कभी काम नहीं करती। मेमोरी सोचता है कि यह एक चमत्कार था, पर उसका ध्यान जल्दी से एक नए मॉन्स्टर पर शिफ्ट हो जाता है। मेमोरी उस मॉन्स्टर को हॉस्टिलिटी को महसूस कर सकता है और ये काफ़ी ओवरवेलमिंग था। मेमोरी जीना चाहता है और वो हैरान ही चाहता है जब उसका पैरालाइज स्किल फिर से काम करता है। ये उसे समझ में आता है कि पहली बार उसकी स्किल्स काम करना है सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, और वो सोचता है कि शायद उसकी एबिलिटी इस दुनिया की मैजिक से कुछ अलग ही है। मेमोरी अब हीरोज़ को दिए गए बूस्ट से बिल्कुल बाहर है और उसके पास अपनी खुद की मैजिक पावर भी बहुत कम बची है। उसका डर है कि उसकी स्किल्स को यूज़ करने के लिए काफ़ी नहीं होगा, पर वो हैरान हो जाता है जब वो मॉन्स्टर पर एक पॉइजन स्पेल डालने में सफल होता है। इस सक्सेस रेट काफ़ी हाई लगती है और मॉन्स्टर का रैंक भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ड्यूरेशन भी काफ़ी लंबी लगती है और मेमोरी मॉन्स्टर से कहता है कि डरो मत। मेमोरी अब पूरी तरह से मैजिक पावर से बाहर हो चुका है, तो वो सोचता है कि अगर वो अपनी स्टेटस एलिमेंट स्किल्स फिर से यूज़ करेगा तो क्या होगा। तभी पहले वाला मॉन्स्टर फिर से सामने आता है और मेमोरी सोचता है कि क्या कोई उससे बचाने आएगा जैसे फिल्मों में होता है, लेकिन वो याद करता है कि कैसे सबने उसका साथ बुरा बर्ताव किया और कैसे बचपन में उसे मारा पीटा गया था। मेमोरी के सालों का फ्रस्ट्रेशन अपनी छोटी सी हद पर पहुंच जाता है और वो समझता है कि वो बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है, इसलिए कोई उसे बचाने नहीं आएगा। मेमोरी जानता है कि वो दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए उसका एकलौता ऑप्शन है कि वो जीने के लिए लड़े। मेमोरी का अंदर का रूप सबको जीतने की चाह रखता है, इसलिए वो घोषणा करता है कि उसकी सर्वाइवल की लड़ाई अब शुरू होती है। गाइस, ये थी हमारी पहली वीडियो, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। चलते हैं। थैंक यू आप लोगों ने वॉच किया, और अगर प्लीज़ नए होते हैं सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, और वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेमोरी एक ही स्किल को एक ही टारगेट पर बार बार नहीं अप्लाई कर सकता, इसलिए वो दूसरा एबिलिटी ढूंढने की कोशिश करता है और आखिरकार मॉन्स्टर को सुलाता है। मेमोरी सेम स्किल्स को एक ही टारगेट पर स्पैम नहीं कर सकता, लेकिन वो मल्टीपल इफेक्ट्स स्टैक कर सकता है, तो वो मॉन्स्टर को पॉइजन से ख़त्म करता है। मेमोरी बहुत थका हुआ महसूस करता है और रियलाइज़ करता है कि अपनी नेचुरल मैजिक पावर यूज़ करने से वो इतना थक गया है। तभी मेमोरी को देखकर डर लगता है जब एक स्वॉर्म ऑफ मॉन्स्टर उसके सामने आता है। मेमोरी डिसाइड करता है कि अगर उसे सरवाइव करना है तो अपनी पूरी मैजिक पावर यूज़ करनी पड़ेगी, तो वो पैरालाइज बार बार उसे करता है और ये काम करता है, लेकिन उसकी एमपी ख़त्म होने के करीब होती है। वो बेहोश होने लगता है और चीज़ें और भी ख़राब होती हैं जब और मौसम आती हैं। मेमोरी रियलाइज़ करता है कि वो अब अपनी मैजिक पावर की चिंता नहीं कर सकता, तो वो फिर से पैरालाइज यूज़ करता है, पर फिर भी कई मॉन्स्टर बचे हैं और मेमोरी अपने हाथ पे होता है। मेमोरी हार नहीं मानता और एक और अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन मेमोरी को लक मिलती है जब वो लेवल अप करता है और उसकी मैजिक पावर रीस्टोर हो जाती है, तो फिर से पैरालाइज यूज़ करता है, अपनी जान बचा लेता है। मेमोरी को समझ आता है कि उसने पिछले मॉन्स्टर को मारकर बहुत एक्सपीरियंस मिला और वो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब वो फिर से फाइट कर सकता है। वो पैरालाइज बार बार यूज़ करता है और स्किल इवेंचुअली लेवल 2 पे पहुंच जाती है। मैं ये सोचता है कि लेवलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, लेकिन उसे जल्दी रियलाइज़ होता है कि बैटल पर ध्यान देना ज़रूरी है। तभी मेमोरी नोटिस करता है कि अब वो मल्टीपल अपोनेंट्स को टारगेट कर सकता है, तो वो एक साथ कई मॉन्स्टर को पैरालाइज कर देता है। मेमोरी डिसाइड करता है कि गॉडेस माइट एक ही चीज़ है जिस पे उसका यूनिक स्किल काम नहीं करता, क्योंकि रूइंस ऑफ डिस्पोजल में उसका सक्सेस रेट 100% रहा है। पीछे के मॉन्स्टर पर टारगेट मार्क्स नहीं होते, तो इसका मतलब है कि उसका स्टेटस एलिमेंट स्किल लिमिटेड रेंज का है। मेमोरी फिर पैरालाइज्ड मॉन्स्टर को पॉइजन करता है और अब वो उसे बस एक्सपीरियंस पॉइंट्स के तौर पर देखता है। मेमोरी अपने स्टार्ट सेट करता है और देखता है कि जब वो लेवल अप करता है तो सब कुछ मल्टीप्लाई होता है। उसकी स्टार्टिंग एमपी पहले ही हाई थी और अब वो और भी बढ़ रही है। तभी सब मॉन्स्टर को मेमोरी के पॉइजन का शिकार होने लगते हैं और वो कई बार लेवल अप करता है। वो कई मॉन्स्टर को सुलाता है और उसका स्लिप स्किल लेवल 2 पे पहुंच जाता है। मेमोरी और भी लेवल अप करता है जब और मॉन्स्टर गिर जाते हैं और वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब वो किसी भी मॉन्स्टर को ख़त्म कर सकता है जो उसके सामने है। मेमोरी बैटल कंटिन्यू करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो शॉक हो जाता है जब मॉन्स्टर उसे भाग जाते हैं। मेमोरी एक लास्ट की कुछ पहनने के लिए ढूंढता है और डिसाइड करता है कि उसे खाना और पानी ढूंढना पड़ेगा। उसकी तलाश में वो कुछ नहीं मिलता, तो डिसाइड करता है कि वो मॉन्स्टर को खाने की कोशिश करेगा।
उसका पॉइजन स्किल अब ख़त्म हो गया, तो मॉन्स्टर सेफ होने चाहिए। मॉन्स्टर का स्किन बहुत हार्ड होता है कट करने के लिए, तो मेमोरी उसकी आँख निकालने का फैसला करता है। ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती, और जब वो इसे बाइट करता है तो वो और भी बुरा होता है। मेमोरी इसे खास नहीं पाता और सोचता है कि मॉन्स्टर का बॉडी पॉइजन से भरी हुई है। चीज़ें और भी बुरी हो रही होती है और मेमोरी डिसाइड करता है कि ये जगह सच में किसी भी इंसान को ख़त्म करने के लिए बनाई गई है। मेमोरी भूखा होता है, लेकिन नोटिस करता है कि उसके बैग की लाइट का कलर बदल गया है। बैग यूजुअल से ज़्यादा हैवी होता है और मेमोरी शॉक होता है जब वो देखता है कि उसके अंदर सोडा और कुछ जर्की है। सोडा कभी इतना अच्छा नहीं लगा और मेमोरी फूड को एंजॉय करता है। उसे पता नहीं कि उसके बैग कैसे काम करता है और पता नहीं कि क्या वो फिर से फूड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो ग्रेटफुल है कि ऐसा हुआ। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मेमोरी ने एक बड़े आर्मी ऑफ मॉन्स्टर को हराया है। वो सब पैरालाइज हैं और अब वो बस अपने पॉइजन के इफेक्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। मेमोरी एक जायंट ड्रैगन के ऊपर बैठता है और सोच रहा है कि अब बस कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तभी मॉन्स्टर आर्मी गिरने लगती है और मेमोरी और भी लेवल अप करता है। वो इस ग्रूसम सीन को देखकर आंसू बहाने लगता है। तभी मेमोरी को अपना बचपन की याद आती है जब उसे बदला लेने का सपना देखा था। मेमोरी जानता था कि उसे अपने पिता को एलिमिनेट करना पड़ेगा, वरना उसका पिता उसे मार डालेगा। मेमोरी के लिए उसकी आंट और अंकल ने उसे अपने घर ले लिया और उसे एक नॉर्मल ज़िंदगी दी। उन्होंने उसे काइंडनेस और एम्पैथी सिखाई और मेमोरी सोचता था कि वो उनके जैसा बन गया। लेकिन अब मेमोरी कुछ भी फील नहीं कर रहा और इतनी ज़्यादा जाने लेने के बाद भी उसे ठंड नहीं लग रहा। मेमोरी अब अपने आप से डरने लगता है, लेकिन डिसाइड करता है कि वो अपने नए रूप को एक्सेप्ट करेगा। मेमोरी अपने पुराने रूप को छोड़कर अपने नए रूप को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद वो आसानी से एक आई मॉन्स्टर को हराता है और एक जैम में मैजिक पोर करता है जो एक मिस्टीरियस डोर के पास है। दरवाज़ा खुलता है और उसे रूम के अंदर दो लोग मिलते हैं जो अपनी जान ले चुके हैं। मेमोरी शॉक होता है जब उसे उनके पास सारी जेम्स मिलती हैं और वो सोचता है कि जब वो सरफेस पे वापस जाएगा तो शायद उनकी ज़रूरत पड़ेगी। मेमोरी उनसे जेम्स लेने के लिए माफ़ी मांगता है और दूसरे रूम्स एक्सप्लोर करता है। कुछ 100 रूम्स चेक करने के बाद मेमोरी को एक रूम पाता है जो उसकी मैजिक पावर से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। जब वो रूम के अंदर जाता है उसे एक और लाश मिलती है और इसके साथ एक लेटर भी मिलता है। ये इंसान का नाम है एंगलन और वो हीरो ऑफ डार्कनेस के नाम से जाना जाता था। मेमोरी को याद आता है कि गॉडेस ने इसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो कहा था। लेटर से पता चलता है कि गॉडेस ने उसे ज़बरदस्ती यहाँ भेजा क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं थी और वो सिर्फ एक आइसोर था। उसे शक था कि वो इस प्रिजन में जल्दी मर जाएगा, तो उसने कुछ छोड़ दिया था जो कोई भी फ्यूचर में पा सके। मेमोरी गॉडेस का कर्ज करता है क्योंकि गॉडेस ने कहा था कि डीमन एम्पायर पूरा है, लेकिन वो खुद उससे भी ज़्यादा बुरी है। मेमोरी सोचता है कि वो कुछ भी अलग नहीं है क्योंकि उसका भी बस बदला लेना ही मकसद है और उसे दुनिया को बचाने से कोई मतलब नहीं। मेमोरी को एक फॉरबिडन आर्ट्स की किताब मिलती है जो मैजिकल आइटम्स और वेपन्स की रेसिपी से भरी हुई है। उसे एक स्क्रोल ऑफ फॉरबिडन मैजिक भी मिलता है, लेकिन वो लिखा हुआ पढ़ नहीं सकता। फेमस मेज ने इसे छुपाने की कोशिश की थी, तो मेमोरी सोचता है कि ये पावरफुल स्पेल होगा और अगर वो इसे डेसिफर कर तो ये गॉडेस के अगेंस्ट एक एस इन द होल बन सकता है। आप समझ रहे हैं ना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? इंग्लिश आती रहेगी तो आपको समझ में आया रहेगा। तभी मेमोरी शॉक होता है जब एक ब्लडी पेज सोल ईटर के बारे में वार्न करता है। ये वही बिंग है जो रून्स में सबकी जान ले चुका है। मेमोरी एक्सप्लोर करता रहता है और एक डोर पाता है जो बिना किसी मैकेनिज्म के नहीं खुलेगा। मेमोरी सोचता है कि ये सरफेस के लिए एग्जिट है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि सोल लीडर यहीं कहीं आसपास होगा। ये बहुत ही डेंजरस होगा क्योंकि ग्रेट हीरो भी इसे डिफीट नहीं कर पाया था। मेमोरी अपना लेवल जितना हो सकता था उतना रेस कर चुका है और अब वो बस ये उम्मीद करता है कि वो इसे अपने स्किल से हरा पाएगा। पास में उसे एक फेस मिलता है और वो सोचता है कि इसके सर के ये फेस क्लियरली सोल लीडर है क्योंकि मेमोरी पास भी नहीं जा सकता बिना इसके शूट किए। सोल लीडर कोई ओपनिंग्स नहीं छोड़ता, लेकिन उसे ऑर्ब उसके सर से निकालना पड़ेगा और उसे एस्केप करना है। मेमोरी को अपना स्किल एक्टिवेट करने के लिए स्किल का नाम ज़ोर से बोलना पड़ता है। सोचने के समय नहीं होता क्योंकि सोल लीडर खुद मूव करने लगता है। ये मॉन्स्टर वही है जो स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो को रिपेल कर चुका है और रून्स में 0 सर्वाइवल रेट का रीज़न है। ये बीस्ट डेफिनेटली रून्स का रूलर है। इसका मतलब ये है कि मेमोरी का फाइनल फाइट होगा। बाहर हम देखते हैं कि कोई रून्स के पास इंतज़ार कर रहा है। अंदर मेमोरी सरप्राइज होता है कि सोल लीडर उसके पीछे नहीं आया और कुछ बाहर प्यूक कर रहा है। ये सब्सटेंस डिस्गस्टिंग मॉन्स्टर्स में बदल जाता है और मेमोरी रियलाइज़ करता है कि सोल लीडर उसे दिखा रहा है कि उसके विक्टिम्स मरने से पहले कैसे दिखते थे। सोल लीडर क्लियरली देखना चाहता है कि मेमोरी कैसे रिएक्ट करता है और मेमोरी सोचता है कि ये सोल लीडर का एंटरटेनमेंट है। तभी सोल लीडर अपने आप को मेमोरी के सामने लाउड स्क्रीम के साथ रिवील करता है और मेमोरी को मॉन्स्टर को पैरालाइज करता है।
मेमोरी को उन्हें पॉइजन करना होता है, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि वो उसे ह्यूमंस की याद दिलाते हैं। मेमोरी डिक्लेयर करता है कि वो इस मॉन्स्टर को जैसा नहीं है, क्योंकि वो कभी भी ह्यूमन सोल को टॉयज़ की तरह यूज़ नहीं कर सकता। वो अपनी चीज़ों पर ऐसे पॉइजन यूज़ नहीं कर सकता जो ह्यूमन जैसे दिखते हैं। और मेमोरी डिक्लेयर करता है कि वो अब भी खुद एक इंसान है। सोल लीडर उसके टॉर्चर से अम्यूज़ होता है, तो वो और भी क्रिएचर्स बनाता है। मेमोरी उन्हें पीछे रहने के लिए कहता है और वो समझाता है कि सोल लीडर उसकी डिस्पेयर के मज़े ले रहा है। हॉरिफाइड मेमोरी क्रिएचर से दूर रहने की भीख मांगता है और सोल लीडर बस एक मैनियक की तरह हंसने लगता है। मेमोरी बिल्कुल होपलेस हो चुका है और किसी से मदद की भीख मांग रहा है। मेमोरी को समझ आता है कि सोल लीडर अपनी पीक एंजॉयमेंट तक पहुंच रहा है, तो वो अपना बिहेवियर अचानक से बदल देता है और सोल लीडर को पैरालाइज कर देता है। मेमोरी समझाता है कि उसने देख लिया था कि ये सोल लीडर की ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट था। उसने अपना अल्टीमेट शिकार ढूंढ लिया जिससे वो मैक्सिमम एंजॉयमेंट के लिए टॉर्चर कर सकता, लेकिन इसका मतलब था कि उसने अपनी गार्ड डाउन कर दी और नोटिस नहीं किया कि मेमोरी ने अपना लेफ्ट आर्म एक भी बार पीछे नहीं किया। बीस्ट पैरालाइजेशन से गिर जाता है। मेमोरी समझाता है कि उन लोगों में एक फैटल फ्लॉ होता है जो अपनी स्ट्रेंथ में एरोगेंट होते हैं। जब वो अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं तो विक्ट्री इनवेटिबल है, तभी वो अपनी ग्रेटेस्ट फो के जन्म देते हैं और वो है ओवर कॉन्फिडेंस। मेमोरी का पैरालाइज स्किल लेवल 3 पर पहुंच जाता है और रिवील करता है कि वो सिर्फ एक्ट कर रहा था। वो समझाता है कि अपने आंट और अंकल के पास आने के बाद उसने बेस्ट ट्राई किया कि वो हार्मलेस बन सके। मेमोरी नॉर्मल बनने की कोशिश करता है और काइंड बनने की भी। उसने अपने आप को फूल कर दिया। आखिर में भूल गया कि वो असल में कौन था, लेकिन जो काइंड बैकग्राउंड कैरेक्टर वो बना था उसके अंदर अभी भी बहुत हॉस्टिलिटी थी। मेमोरी सोल मॉन्स्टर को पॉइजन कर देता है और समझाता है कि उसने उनके लिए कुछ नहीं फील किया जब बीस्ट ने उन्हें क्रिएट किया था। वो सिर्फ ब्लडलेस को ब्लडलेस से मिलाता है और उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। मेमोरी के पास डंजन में एंटर करने का सबसे लोएस्ट स्टार्स था, लेकिन वो इसके लिए ग्रेटफुल है क्योंकि इससे उससे अंडरएस्टिमेट किया गया और इसी वजह से वो सर्वाइव कर पाया। जब सोल लीडर पेन में तड़प रहा होता है, मेमोरी उसका मजाक उड़ाता है कि वो एक वीक ह्यूमन से हार गया जो डंजन में डिस्पोज होने के लिए आया गया था। सोल लीडर डेस्परेटली भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे मेमोरी को पता चल जाता है कि उसका पैरालाइज स्किल एडिशनल डैमेज करता था जब उसका विक्टिम मूव करने की कोशिश करता है। मेमोरी आखिर में सोल लीडर को पॉइजन कर देता है और स्किल लेवल 3 पर पहुंच जाता है। मेमोरी फाइट ख़त्म कर देता है और अपने स्लीप स्पेल से और सोल्स जो सोल लीडर की यूज़ कर रहा था मेमोरी को थैंक यू कहते हैं। उन्होंने उसे रून्स में देखा था और कपल होप्स करता है कि वो उनके जेम्स का अच्छे से यूज़ करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो उसका शुक्रिया करते हैं कि उसने सोल लीडर का हरा दिया। डार्क हीरो भी वहाँ होता है और वो मेमोरी से कहता है कि वो गॉडेस से रिवेंज ले। मेमोरी जानता है कि वो ऑब्लिगेटेड नहीं है, लेकिन वो गॉडेस से खुद के लिए रिवेंज लेना चाहता है। मेमोरी सोल लीडर से और वो ले लेता है और उसे एग्जिट डोर खोलता है। फिर वो रोन्स को गुड बाय कहता है। ये है हमारा पार्ट 3। बाहर स्टूडेंट मॉन्स्टर को एलिमिनेट कर रहे होते हैं ताकि एक्सपीरियंस पॉइंट गेन कर सकें। ओआम एक वुल्फ का पीछा करता है और किरीहारू अपने प्रोग्रेस से खुश होता है जब वो लेवल 18 पर पहुंचता है। पहले का क्वाइट किड अब मॉन्स्टर को एगोनी में चीखते हुए देखता है और यासु मैने की तरह हंसता है। एक लड़की नेम्ड आगी दूसरी लड़की को इंटिमिडेट करती है और एक्सप्रेस करती है कि उनका क्लासमेट शायद जल्दी ही टूट जाएगा। उनमें बहुत से बड़े ईगोज़ हैं और क्लासेस में असाइन होने में मदद नहीं मिली। आगे इंश्योर करती है कि स्टूडेंट्स फैक्शन में डिवाइड होने लगेंगे और वो चाहती है कि ये टाइमेट लड़की उसके ग्रुप में हो। ये लड़की सिर्फ एक डी रैंक है, तो इसमें कोई चांस नहीं है कि वो किरीहारा के ग्रुप में जाए। और नागी प्रेडिक्ट करता है कि आका अपना ग्रुप बनाने के लिए ज़्यादा दिन तक नहीं बचेगी। टीमेट लड़की का नाम कोबातो है और आगी उससे कहती है कि वो जल्द ही कहीं फिट नहीं होगी अगर उसने आसागी के ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। आगे मानती है कि अगर वो डीमन एम्पायर को हराने और अपने वर्ल्ड वापस जाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो जो इस वर्ल्ड में करते हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। टर्न्स आउट गॉडेस ने स्टूडेंट्स को एक टेस्ट असाइन किया जो उन्हें मॉन्स्टर एलिमिनेट करने को कह रहा है। कोबातो ने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया तो आगे कुछ लड़कियों को कहती है कि एक मॉन्स्टर ले आए ताकि कबाडो हेल्प कर सके। कोबाटो हेजिटेंट होती है, लेकिन आगे उसे याद दिलाती है कि अगर उसने मॉन्स्टर एलिमिनेट नहीं किया तो उससे मेमोरी की तरह डिस्पोज कर दिया जाएगा। कोबाटो हॉरिफाइड होती है, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं होती, तो वो मॉन्स्टर को स्ले कर देती है। आगे उसको कंग्रेचुलेट करती है टेस्ट पास करने पर और अनाउंस करती है कि कबाडो ऑफिशियली उसके ग्रुप का मेंबर बन चुकी है। कोबातो बिल्कुल हॉरिबल फील करती है और उसे
वो वक्त याद आता है जब मेमोरी ने एक इंजर्ड कैट को रेस्क्यू किया था। कोबातो क्रिएचर को एलिमिनेट करने के बाद बिल्कुल हॉरिबल फील करती है और उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। दूसरी तरफ आका कॉन्शियसनेस रिगेन करती है और उसे पेन फील होता है जब उसे गॉडेस ने पंच किया था। आका गॉडेस से मेमोरी के बारे में बात करने चाहती है, लेकिन गॉडेस समझाती है कि वो कुछ नहीं किया जा सकता था। रिचुअल से लेकर डिस्पोज ऑफ द वीकेस्ट हीरो किंगडम की फर्म पॉलिसी है और गॉडेस प्रिटेंड करती है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। आका शॉक्ड होती है जब गॉडेस रिवील करती है कि रिचुअल अभी भी चल रहा है। जब आका दिन बीत रही थी, सभी स्टूडेंट्स एक टेस्ट पर निकल चुके थे ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि क्या वो एक मॉन्स्टर को एलिमिनेट कर सकते हैं। कई फेल हो चुके हैं और डिसक्वालीफाइड हो गए हैं। गॉडेस कंटिन्यू करती है सैड एक्ट करने का और एक्सप्लेन करती है कि जो अपने ड्यूटी एज हीरोज फुलफिल नहीं कर सकते उन्हें लीव लेना पड़ता है। आका अपना डिसप्लेजर एक्सप्लेन करती है और स्टूडेंट्स को हैंडल करने के तरीके पर, लेकिन गॉडेस उसे याद दिलाती है कि वो वर्थलेस होते हैं, उन्हें डिस्पोज करना ज़रूरी होता है। आका गॉडेस को याद दिलाती है कि वो एक एस क्लास हीरो है और डिक्लेयर करती है वो अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए रेडी है और उन स्टूडेंट के लिए जो गॉडेस का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन बदले में वो चाहती है कि गॉडेस उन्हें एलिमिनेट करने का प्लान कैंसिल करें। गॉडेस मानती है और पहले उसे मारने के लिए माफ़ी मांगती है। वह एक्सक्यूज़ देती है कि उससे उसकी हिस्टेरिक को काम करना था, लेकिन अब वो चाहती है कि सब अच्छे से चले। डार्क फॉरेस्ट में बाहर जो लड़की थी रून्स के, वो कुछ परसुएस से भाग रही होती है। स्वॉर्ड गॉड जिसका नाम मैगॉड्स होता है और उसका ग्रुप उसे पकड़ने के करीब होते हैं और हमें पता चलता है कि वो होली वॉचर्स के नाम से जाने जाते हैं। मेमोरी फाइनली सरफेस पर वापस आता है और अपने स्टार्स चेक करता है। उसे पता चलता है कि वो पैरालाइज को विल से डिसमिस कर सकता है और अपने पॉइजन को नॉन लीथल बना सकता है, मतलब वो टारगेट को एलिमिनेट किए बिना उन्हें पैरालाइज कर सकता है। मेमोरी डिसाइड करता है कि उसे एक स्वॉर्ड और कोई फ्रंट लाइन हैंडल करने वाला टैंक चाहिए। तभी मेमोरी को कुछ स्लाइम्स को पाता है और वो ग्रुप में एक को बुली कर रहे होते हैं। मेमोरी उम्मीद करता है कि जो बुली हो रहा है वो अपने आप को डिफेंड करेगा, लेकिन उसकी कोई उम्मीद नहीं होती क्योंकि उसे ज़्यादा नंबर में होते हैं। मेमोरी को उस छोटे स्लाइम के लिए बुरा लगता है, लेकिन वो चौंक जाता है जब वो अपने बुलीज को पुश बैक करता है। मेमोरी इंटरवेन करता है और पुलिस को पैरालाइज और पॉइजन करता है और नोटिस करता है कि वो अपने एबिलिटीज़ के सेटिंग्स बदल सकते हैं। वो इफ़ेक्ट्स को डिसमिस करता है और पुलिस को भागने को कह देता है। सिर्फ छोटे स्लाइम को छोड़कर मेमोरी उसे पैरालाइज रखता है और कहता है कि उसने कैसे अपने आप को डिफेंड किया, उससे वो इम्प्रेस हुआ है। मेमोरी उसे कहता है कि उससे अटैक ना करे और उसे फ्री कर देता है। मेमोरी उस छोटे से स्लाइम से अलविदा कहता है, लेकिन वो उसके पीछे ही आता रहता है। फॉरेस्ट में मेमोरी को लगता है कि वो एक आउटकास्ट है उसकी तरह और वो क्लियरली उसके पीछे आने का प्लान कर रहा है। प्रिंसेस नियर बाय थक गई होती है भागकर और समझती है कि होली वॉचर्स इसी तरह शिकार करते हैं। मेमोरी को दिखाया जाता है कि उसने स्लाइम के साथ टीम बनाई है और उसे अपनी बैक वॉच करने के लिए यूज़ कर रहा है। मेमोरी बुक पढ़ता होता है जो इंग्लैंड ने छोड़ दिया था और उसे मॉन्स्टर को स्ट्रेंथन करने का एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है। वो फॉरबिडन आर्ट्स हैं और ये तक बताता है कि स्लाइम्स को एनहांस करने का सॉल्यूशन कैसे बनाया जाए। मेमोरी स्लाइम को क्लियरली बताता है कि वो रिवेंज के मिशन पे है, तो उसका फॉलो करने का मतलब है होगा ये उनका गोल होगा। मेमोरी स्लाइम से पूछता है कि क्या वो ठीक है और स्लाइम टोटली ऑन बोर्ड होता है। मेमोरी उसका नाम पिगी मारू रखता है और छोटे स्लाइम को कोई इशू नहीं होता। मेमोरी डिटरमाइन है कि अपना रिवेंज बाय एनी मीन्स पॉसिबल लेगा, तो वो फॉरबिडन मैजिक और आर्ट्स यूज़ करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। दूसरी जगह प्रिंसेस रियलाइज़ करती है कि वो होली वॉचर से नहीं बच पाएगी, तो वो कुछ यूज़ करने का डिसाइड करती है जो वो नहीं चाहती थी। वो अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस करती है और एक शॉर्ट इनकेंटेशन के बाद वो ट्रांसफॉर्म होती है, जिसे वो स्पिरिट रेगालिया कहते हैं। नियर बाय होली वॉचर्स मेमोरी को मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि उसे लूटेंगे। मैगॉड्स उस पर नया स्वॉर्ड टेस्ट करना चाहता है, तो दूसरे कहते हैं कि जल्दी करो क्योंकि उन्हें प्रिंसेस को भी फिर से ढूंढना है। ये लोग प्रिंसेस और किसी और लड़की के बारे में घटिया बातें करते हैं, तो मेमोरी को गुस्सा आता है। वो नोटिस करते हैं कि मेमोरी डर के मारे पीछे हट रहा है, तो मेमोरी अपनी जान की भीख मांगने लगता है। मैगॉड्स उसकी जान लेने चाहता है, लेकिन सब चौंक जाते हैं जब मेमोरी उसे पैरालाइज कर देता है। मेमोरी खुश होता है कि देखकर कि उसकी स्टेटस एलिमेंट स्किल ह्यूमन पर भी इफेक्टिव है और वो थग्स को कहता है कि वो रून्स के मॉन्स्टर जैसे इंटिमिडेटिंग नहीं है। मेमोरी को इन लोगों से डर नहीं लगता, तो
तो वो उन्हें स्कमबैग्स कहता है। पिगी मैरो भी अपसेट होता है और मेमोरी डिसाइड करता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा और अगर वो इन थग्स की जान ले लेता है। उसने डिसाइड किया कि अब वो ब्लड लस्ट का जवाब ब्लड लस्ट से देगा, मतलब वो ह्यूमन लाइफ ले लेगा अगर ज़रूरत पड़ी। थग्स समझते हैं कि मेमोरी कितना टेरिफाइंग है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि मेमोरी उन्हें पॉइजन कर देता है। मेमोरी को कोई और नियर बाय फील होता है और हम देखते हैं कि प्रिंसेस नर्वस हो रही है। उसे होली वॉचर्स की प्रेजेंस नहीं मिलती तो डर रही है कि वो कुछ प्लान कर रहे हैं। तभी वो चौंक जाती है जब उसे एक डिफरेंट पर्सन की प्रेजेंस फील होती है। उसकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग नहीं होती लेकिन बहुत अनसेटलिंग होती है और स्पिरिट भी उनसे डर रहे होते हैं। तभी प्रिंसेस अटैक करती है लेकिन मेमोरी उसके पीछे से आके उसे पैरालाइज कर देता है। मेमोरी उसके अटैक का इंटेंट फील करता है लेकिन उसमें कुछ और भी फील करता है और क्यूरियस हो जाता है। वो उससे प्रिकॉशन के लिए पैरालाइज रखता है तो पूछती है कि उसे क्या चाहिए। मेमोरी सिंपल एक्सप्लेन करता है कि वो इस एरिया से नहीं है, तो वो चाहता है कि वो उसे इंफॉर्मेशन दे। वो उसकी माउथ मूव करने की परमिशन देता है लेकिन वार्न करता है कि अगर उसने कुछ फिशी किया तो वो उसे फिर से पैरालाइज कर देगा। रियलिटी में दो मेमोरी पैरालाइज टैग नहीं कर सकता और ब्लफ कर रहा है। मेमोरी उसे सिर्फ माउथ मूव करने का परमिशन देता है क्योंकि वो अभी भी उस पर स्केप्टिकल है। वो बहुत कुछ से गुजर हो चुका है तो वो स्ट्रेंजर्स पर इतना ट्रस्ट नहीं करता। प्रिंसेस उसके क्वेश्चन आंसर करने के लिए मान जाती है लेकिन पहले वो जानना चाहती है कि वो 4 मैन कहाँ हैं। वो चौंक जाती है सुन के कि मेमोरी ने उन्हें एलिमिनेट कर दिया, तो वो वंडर करती है कि क्या वो उसके फ्रेंड्स थे। उसका शॉक डिफरेंट रीज़न के लिए होता है तो एक्सप्लेन करती है कि वो 4 होली वॉचर्स थे, वो बहुत पावरफुल थे। तो वो वंडर करती है कि क्या मेमोरी के पास अलाइज थे जो उसकी हेल्प कर रहे थे। मेमोरी पिगी मारू को रिफ़र करता है और जब वो कहता है कि उसके पास एक अलाय है लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं बताता। प्रिंसेस को मेमोरी के जवाब में कोई फॉल्स हुड फील नहीं होती तो डिसाइड करती है कि उसके क्वेश्चन हॉनेस्टली आंसर करेगी। वो इसके लिए भी ग्रेटफुल है कि मेमोरी ने उसकी जान बचाई। मेमोरी एक्सप्लेन करता है कि वो बुरी इंसान नहीं लगती। दोनों एग्री करते हैं और एक दूसरे की लाइफ में ज़्यादा प्राय नहीं करेंगे। तो मेमोरी अपने क्वेश्चन शुरू करता है। प्रिंसेस रिवील करते हैं कि वो फॉरेस्ट किंगडम के साउथ में है और मेमोरी का अगला क्वेश्चन उस स्क्रोल के बारे में है जो उसने पाई थी। प्रिंसेस को लगता है कि वो एक एंशियंट और यूनिक स्क्रिप्ट है लेकिन वो लिखावट नहीं पढ़ सकती। उसे एक ऐसा इंसान पता है जो इसे पढ़ सकता है और वो एक विच है। ये विच इतनी वैस्ट नॉलेज रखती है फॉरबिडन के बारे में इस दुनिया में कि उसे डेंजरस डीम किया गया है। मेमोरी उससे मिलना चाहता है लेकिन वो सिर्फ लैंड ऑफ गोल्डन आइड मॉन्स्टर में मिल सकती है। प्रॉब्लम यह है कि ये जगह इनक्रेडिबली डेंजरस है। प्रिंसेस को लगता है कि उसने मेमोरी को उसकी जान बचाने के लिए रिपे नहीं किया लेकिन मेमोरी कहता है कि वो इवन है। प्रिंसेस बहुत अच्छी होती हैं और वह मेमोरी को उसकी आंट की याद दिलाती है जो अपने आप के लिए ज़्यादा अच्छी थी। मेमोरी उसे कहता है कि पैरालाइज कुछ मिनट्स में वेयर ऑफ हो जाएगा लेकिन वो उसकी सेफ्टी गारंटी नहीं कर पाता। प्रिंसेस इसे ठीक समझती है। मेमोरी इसे सेफ ट्रैवल स्विच करता है और चला जाता है। वो पिगी मारू को एक्सप्लेन करता है कि उसे जान लेकर मज़ा नहीं आता तो वो सिर्फ अपने रूल्स के अंदर ही लेगा। मेमोरी श्योर नहीं होता कि वो लड़की उस पर अटैक करेगी जब वो फ्री होगी, तो वो पिगी मारू पर रिलाई कर रहा है अपनी बैग वॉच करने के लिए। गाइस ये थी हमारी पार्ट 3 और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारा 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी ही होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये है पार्ट 4। मेमोरी को पता चलता है कि बॉस ने एक पलादीन सिर्स आशीन को हरा दिया है जो एक पुराने हाफ एल्फ राष्ट्र की प्रिंसेस है और उसका सर ले आने पर एक बड़ा इनाम रखा है। एक दिन बाद मेल्स ताला शहर के गेट पर मेमोरी हुड पहने हुए आता है। अपनी तरफ कम से कम ध्यान खींचने की कोशिश करते हुए गार्ड उसके पास कोई हथियार ना देखकर पूछता है कि क्या वो उन मर्सनरीज में से है जो रून्स को जीतने आए हैं। मेमोरी इसके हाँ में जवाब देता है जिससे गार्ड उसे अंदर जाने दे देता है क्योंकि मार्क्वी चाहते हैं कि जितने हो सके उतने मर्सनरीज रून्स में आए। एक जगह रुकने की तलाश में मेमोरी एक इन सराय ढूंढता है और सुनता है कि एक कमरे एक रात के लिए 2000 मैकस का है। ये देखता है कि इनका अटेंडेंट उसके कपड़ों की गंदगी देखकर उसके प्रति ज़्यादा अच्छा नहीं देख रहा, तो मेमोरी सफाई देता है कि यह लंबा और थकावट भरा सफ़र था। ये कहकर वो एक सिक्का निकालता है जो इन कीपर को दिखाता है जिससे इन कीपर का मूड बदल जाता है और वो खुशी से विजिटर के नाम पूछता है। मेमोरी अपना नाम हैटी स्कल बताता है। रात को मेमोरी शहर की गलियों में घूमता है और देखता है कि कोई भी उसके प्रति शक नहीं कर रहा। शहर का माहौल सुरक्षा से भरा हुआ है जो इस बनवस भोगी नायक ने काफ़ी समय से महसूस नहीं किया था। शहर के कोने कोने में मध्यकालीन फैंटेसी शहर के आम दुकानें हैं जैसे कि पश्चिम में एक एडवेंचरर गिल्ड,
ममोरी जादुई वस्तुओं की तलाश में जाता है, लेकिन पहले कुछ खाना खाता है। एक लंबी और थकावट भरी यात्रा के बाद ममोरी खाने के देसी स्वाद का आनंद लेता है, जो कि यदि भी जल्दी से बनाया गया होगा। उसने काफ़ी समय इस तरह का स्वाद नहीं चखा था। बगल की टेबल पर आदमी पीते हुए हंसते हैं, जो कि ममोरी के लिए शहर के अफवाह सुनने का मौका देते हैं। कुछ समय बाद शराबिया आदमी आपस में महादेश के सबसे शक्तिशाली सेना पर बहस करने लगते हैं। शाहिर और रक्षकों के बीच वो हैंडसम मैड एम्परर फैल्कॉन डोइन के ब्रिगेड को मानते हैं, जो अमर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा उत्तर में मैग्मा का राज्य है, जहां व्हाइट वूल का ऑर्डर है। वेस्ट में यमातो से सैक्रेड ऑर्डर ऑफ पर्जिंग है, और ऊजा का राज्य भी है, जहां मॉन्स्टर हंटर्स का ऑर्डर है। लेकिन सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में वो सब मानते हैं कि बॉस अंपायर के ब्लैक ड्रैगन नाइट्स हैं, जिन्होंने होली अंपायर ऑफ एन को नष्ट कर दिया था। उन्होंने सुना है कि उनके 5 ड्रैगन्स ने अकेली पूरी सेना का सामना किया था, और उनके सदस्यों में मानवता का सबसे बड़ी शक्तिशाली वीर और हीरो हंटर है। ये सब ध्यान में रखते हुए ममोरी अपने कमरे में लौट आता है और पीगू को कुछ खाने देता है। जल्द ही वो अपने भविष्य की योजना के बारे में सोचने लग जाता है, जहाँ प्राथमिकता ये है कि जो वो किसी को ढूंढे जो फॉरबिडन मैजिक के स्क्रोल को पढ़ सके। जंगल की औरत ने एक विच का जिक्र किया था, जो लैंड ऑफ द गोल्डन आई में रहती है। मेमोरी पिगी मारो को एनहांस करने का रास्ता ढूंढना होगा। जैसे उसने फॉरबिडन आर्ट्स की किताब में पढ़ा था, उस किताब से मेमोरी का पता चला कि उसे स्केलेटन किंग के पाउडर बोन चाहिए, और ये मॉन्स्टर मिल्स के रूम्स में रहता है। अगले दिन क्रैड हार्ली उन मर्सनरीज का स्वागत करता है जो इस डंजन को जीतने आए हैं, जिसने लोग नोयर कहते हैं। मार्ग ये प्रदेश के लोगों को बताता है कि मिल्स के रूइंस में एक नया फ्लोर मिला है, और उनका मिशन इस फ्लोर को एक्सप्लोर करके ड्रैगन आई 40 ढूंढना है। जो भी ये रैलिक लाएगा उसको 300 गोल्ड कॉइन्स दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी वहाँ से कोई ख़जाना लाएगा, अगर वो आइटम अपने पास रखने का इच्छुक ना हो तो उसको भी उसका पैसा दिया जाएगा। ये सुनकर मेमोरी समझता है कि उसे चाहिए हुआ बोन पाउडर मिल सकता है। जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होता है तो 2 लाइन्स बनती है, और मर्सनरीज को रजिस्टर करने के लिए मेमोरी अपने पास वाली लाइन में एक आदमी को देखता है जिसका नाम मॉन्क डर्टी है, जो एक लड़की को परेशान कर रहा है और उसे बेहद इंटेंसिव तरीके से फ्लर्ट कर रहा है। लड़की शांत रहती है और पूछती है कि क्या चाहता है। मॉन्क मजाक में कहता है कि लड़की का व्यवहार उस पहला दिन सिर्स आशिन से मिलता है। सिर्स आशिन जो एक पब्लिक फिगर है, मिथ से घिरी हुई, और उसके सर पर एक इनाम रखा गया है। ये सुनकर लोग टेंस हो जाते हैं। मॉन्क कहता है कि उसने एक बार नाइट प्रिंसेस को देखा था और वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब उसने उस लड़की को डिनर के लिए बुलाया तो उसे लगता है कि उसे वो बुरा व्यवहार मिला। अब वो सोचता है कि सामने वाली लड़की सिर्स आशिन ही है। याद मेलन्स का वॉल्यूम कभी भी नहीं भूल सकता। या हा समझ रहे हो। जब लड़की इस बात से इनकार करती है तो मॉन्क उसका हुड खींचते हैं ताकि उसके एल्फ ईयर्स साबित हो सके कि वो प्रिंसेस है, लेकिन उसके ह्यूमन ईयर्स देखकर वो चौंक जाता है। लड़की अपना परिचय एम के नाम से देती है, जिससे मॉन्क सबसे सामने एम्बैरस हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद मेमोरी एक दुकान ढूंढता है जहाँ से उसे एक्सपेडिशन के लिए कुछ ज़रूरी सामान मिल सके। अचानक उसके पास ही वो औरत आती है जो अपने आप को मिस्ट बताती है, अपनी पहचान छुपाने के लिए क्लॉक पहनी हुई, लेकिन फिर भी अपना क्लीवेज दिखाने की इच्छा रखती है। मिस्ट मेमोरी से बात करती है और मेमोरी उसे कहता है कि ऐसे बेवकूफ़ बदमाशों से दूर रहे जो मॉन्क ड्रेटी जैसा होता है। मेमोरी उसे पे करना चाहता है ताकि वो उसे वैल्यूएबल आइटम्स के बारे में बता सके, क्योंकि मेमोरी को डर है कि व्यापारी उसे धोखा दे सकते हैं क्योंकि वो बाहर का है। पैसे की ज़रूरत होने पर मिस्ट उस पैसे को स्वीकार कर लेती है। दोनों के नाम दोहराते हैं और शहर में सामान की तलाश में निकल पड़ते हैं। दिन के अंत में मेमोरी मिस्ट को एक जनरस पेमेंट करता है क्योंकि उसके हिसाब से उसकी मदद ने उसका काफ़ी पैसा बचाया। मिस्ट ये सोचकर बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ दिनों से सोए नहीं होने की वजह से वो गिरने लगती है। शर्मिंदा होते हुए वो मेमोरी से विदा लेती है और जल्दी से वहाँ चली जाती है। और वो मेमोरी के पास आता है और बिना कुछ बोले पूछता है कि अब क्या करना है। मेमोरी कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मेल्स के रून्स की तरफ रुख करे। एक्सपेडिशन के बीच में मेमोरी सुनता है कि मर्सनरीज एक छोटे डीमन बुल से भिड़ रहे हैं जो एक माइनोटॉर का छोटा रूप है। मेमोरी से पैरालाइज और पॉइजन कर देता है और फिर उसके स्किन में अपनी डैगर घुसा देता है। उसे ये पता चलता है कि ये जानवर उतना टफ नहीं है जितना उसने डिस्कार्ड रून्स में देखा था। मेमोरी एक दीवार के पीछे छुप जाता है जब वो सुनता है कि मर्सनरीज जो पहले भाग गए थे अब किसी और को ले आए हैं ताकि वो डीमन बुल का सामना कर सके। लेकिन उन्हें देखकर मेमोरी को पता चलता है कि मॉन्स्टर पहले ही मर चुका है और सिंगल नाइफ वोंड इसी इसका मौत का कारण है। मेमोरी अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है क्योंकि मॉन्स्टर से कोई खतरा महसूस नहीं होता। ये सब मॉन्स्टर उसके लिए काफ़ी कमज़ोर हैं, तो अपने पेस को तेज़ करता है और मुश्किल लेवल्स तक पहुंचने की कोशिश करता है। थोड़ी दूर पर मॉन्क ड्रेटी
दो मर्सनरीज को पैसे दे रहा होता है ताकि उस औरत को मारने में मदद कर सके जो उसे नाराज़ करती थी। मॉन्ग के मन में उस औरत का बस होना ही उसके लिए इतना गुस्सा लाता था कि वो अपने दांत निकालने की इच्छा रखता है। वो तब तक चैन से नहीं सोएगा जब तक उस औरत के चेहरे को उसकी मौत के बाद नहीं देखेगा। वो प्लान करता है कि उस औरत के शव को फीड बनाएंगे। मॉन्ग के इस डिटेल प्लान से खुद उनके साथियों को भी डर लगता है, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है कि उस लड़की के साथ क्या होता जब तक कि उन्हें पहले कुछ मज़ा मिल जाए। इसी समय मेमोरी वहाँ आता है और कहता है कि ये तीन लोग बिल्कुल भी सुधरने लायक नहीं है। जाहिर है कि ये सब गुस्से में आते हैं और अपने हथियार निकालते हैं, लेकिन मेमोरी अपने पैरालाइजिंग और पॉइजन करने वाले टैक्टिस से उन्हें इमोबलाइज कर देता है। मेमोरी पूछता है कि क्या उनका प्लान है सच में किसी को मारने का था। मेमोरी का सैडिस्टिक साइड देखकर उसे वॉमिट करने का मन करता है, शायद क्योंकि ये उसे अपने माँ बाप का याद दिलाता है। इस याद को मन में रखते हुए मेमोरी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो मर्सनरीज को पॉइजन कर देता है। मेमोरी को लगता है कि ऐसे पैरासाइट्स को मारना पैसे मिलने से बेहतर है। जब पैर से दम घुटने लगता है तो कसम खाता है कि वो इस बात को भूलेगा नहीं। मेमोरी हंसता है क्योंकि उसका मानना है कि इन तीनों के पास याद रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जैसे ही मॉन्स्टर उनके नज़दीक आते हैं, मेमोरी मर्सनरीज को उनके हाल पर छोड़ देता है और देखने लगता है कि कौन मॉन्स्टर फीड बनता है। थोड़ी देर बाद मेमोरी को लगता है कि वो नए फ्लोर के नज़दीक है, तो वो नीचे उतरने से पहले थोड़ा आराम करने का फैसला करता है। 3 घंटे की नींद के बाद वो पिगी मारू को धन्यवाद करता है पहरेदारी करने के लिए और अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है। जब वो एक पुरानी दरवाज़ा खोलता है तो वो सेबर ट्राइकर्स की ग्रुप से मिलता है, जो वार्न करते हैं कि इस रूम में कुछ अजीब हो रहा है। ग्रुप का वाइस कैप्टन बताता है कि मॉन्स्टर एक अजीब तरीके से मरे हुए मिल रहे हैं और कोई भी उनकी मौत का कारण समझ नहीं पा रहा है। उनका बस इतना कहना है कि मॉन्स्टर का रंग सफ़ेद हो जाता है। सेबर टाइगर्स की कैप्टन लिली एडामेंटीन बताती है कि स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर भी इस हालत से गुजर रहे हैं। अपने ग्रुप्स के मेंबर की सुरक्षा को देखते हुए लिली फैसला करती है कि वो इस एक्सपेडिशन को छोड़ देगी ताकि किसी को भी खतरा ना हो। वो मेमोरी से पूछती है कि क्या वो भी उनके साथ चलना चाहेगा। मेमोरी प्रेटेंड करता है कि ये उसे कोई मतलब नहीं रुकता और वहाँ रुकने का फैसला करता है। उसे लगता है कि अगर ये न्यूज़ फैलती है तो उसके लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे कंपटीशन ही कम हो जाएगा। जब मेमोरी अगले दरवाजे खोलता है तो उसे ड्रैगन आई चलाइज मिलता है, जो उसके लिए एक बड़ी खुशखबरी होती है। मेमोरी, जो जैपनीज फिक्शन का फ़ैन है, जानता है कि गैर गोली जो पीछे है जीवित हो जाएगा अगर उसने रैली को छुआ, इसलिए वो पहले से ही मॉन्स्टर को पैरालाइज और पॉइजन कर देता है। वो आर्टिफैक्ट को उठाने के बाद देखने लगता है कि मॉन्स्टर का गला उसकी बॉडी से अलग हो गया है। तब बेलुका रूम में आती है, जो सोचती है कि वो पहली होगी जो वहाँ पहुँचेगी। मेमोरी उसे 46 ऑफर करता है क्योंकि वो इसके लिए नहीं आया था। मिच, जिसने ये सब सुना, नहीं मानती कि मेमोरी को इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। मेमोरी मजाक में कहता है कि हैटी स्कल्स बस मिल्स की लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता है। जब लड़की इस बात पर विश्वास नहीं करती तो मेमोरी सच बता देता है कि वो इस रूम के लिए सबसे गहरे फ्लोर में एक मॉन्स्टर के लिए आया है। मिस्ट कैलाइस मुफ्त में ना लेने की सोच से अपनी मदद का प्रस्ताव रखते मेमोरी उसकी मदद स्वीकार कर लेता है, बस इस शर्त पर कि दोनों व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछेंगे। नीचे मिस्ट अपनी तलवार से साबित करती है कि वो मेमोरी के लिए बोझ नहीं बनेगी। जब मेमोरी मॉन्स्टर के बारे में पूछता है तो मिस्ट बताती है कि गोल्डन आई वाले मॉन्स्टर को एक ऑब्सीन्स अमाउंट का एक्सपी देते हैं और हीरोज़ को लेवल अप करने का मुख्य जरिया होते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को मारने से एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलते। मेमोरी सेक्रेट वॉचर्स को मारने पर भी कुछ नहीं मिलने के कारण समझ लेता है। मिस्ट कहता है कि कुछ गोल्डन आइज मॉन्स्टर इंसानों के साथ अच्छे संबंध भी रख सकते हैं। लेजेंड के मुताबिक डीमन किंग एक एनर्जी रेडिएट करता है जिसे डीमन किंग एसेंस कहा जाता है, और इस एनर्जी से प्रभावित मॉन्स्टर्स के गोल्डन आइज होते हैं। मेमोरी किरिहारा तकुतु के गोल्डन ऑरा को याद करता है। जब वो अगला दरवाज़ा खोलते हैं तो पिगी मारू बताता है कि वो उस लड़की से मिलना चाहता है। मेमोरी पिगी मारू और मिस्ट के परिचय करवाता है, फिर ग्रुप आराम करने के लिए ब्रेक लेता है। मिस्ट के लेटने पर मेमोरी एक स्पेल का इस्तेमाल करके उसे सुला देता है। इस रेस्ट पीरियड के दौरान मिस्ट अपने एल्फ ईयर्स रिवील करती है, जो प्रूव होता है कि वो सच में सीर्स एशीन है। इस बीच ब्लैक ड्रैगन नाइट्स सेक्रेड वॉचर्स को मरा हुआ पाते हैं बिना किसी एग्रेशन के निशान के। सिविट कार्डलैंड, जो सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन माना जाता है कि यह रात की प्रिंसेस सीर्स आशीन का काम है अपने स्पिरिट आर्मर के साथ। ये गाइस हमारी थी पार्ट 4, और पार्ट 5 जब नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा तो मैं ज़रूर इसका पार्ट ले आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय, मैं एनिमिस्टिक और आपका स्वागत है इस नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।
पिको को पता नहीं कि मास्टर पहले कैसे सो गई थी, लेकिन लगता है कि वो उससे जगाने की कोशिश कर रहा है। आवाज़ से वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और एक रूम में पहुंचते हैं जहां मामोरी को लगता है कि उनका वो बॉस नहीं है, लेकिन गिरने की आवाज़ सुनते ही दोनों आवाज़ से दूर भागते हैं। फिर एक स्केलेटन किंग नज़र आता है जो ज़मीन से बाहर आया है। दोनों समझ जाते हैं कि ये दुश्मन बहुत ताकतवर है, तो वो अपना ध्यान दोगुनी कर लेते हैं। सीरस को पता है कि ये मॉन्स्टर को कैसे हराना है, थोड़ी के नीचे चंदी का हिस्सा तोड़ना है, लेकिन प्रिंसेस कहते हैं कि सेबर टाइगर्स भी इस दुश्मन से नहीं निपट सकते, तो सावधानी ज़रूरी है। मॉन्स्टर को एनालाइज करके मामोरी को लगता है कि वो सीरस को असली ख़तरा समझ रहा है। अपनी पहली चाल में प्रिंसेस को मैजिक से अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ को एनहेंस करती है और एक्सक्लूसिवली आर्मामेंट्स बनाती है, लेकिन वो मामोरी से कहती है कि सीक्रेट है। साथ ही वो माफ़ी मांगती है अगर वो इस दुश्मन से उसे बचा नहीं पाई। क्योंकि उसके स्ट्रेंथ का पता नहीं, मामोरी आसानी से स्केलेटन किंग को पैरालाइज और पॉइजन करता है, जो साइरस को चौंका देता है। मॉन्स्टर को हरा के मामोरी को वो चीज़ मिलती है जो वो ढूंढ रहा था, मॉन्स्टर का बोन पाउडर जो पिगो मारो को एनहांस करता है। सीरस पूछती है कि क्या ये मामोरी का ही टारगेट था, लेकिन वो कुछ नहीं बताता और कहता है कि सरफेस पे सब जवाब देगा। पिगो एक डायरेक्शन में इशारा करता है और मामोरी को एक चमकते ऑब्जेक्ट को देखता है जो मैजिकल फैब्रिक जैसा लगता है। उसमें से एक एग होता है जो स्लाइम घर ले जाना चाहता है और मामोरी मदद करता है। लेकिन कहीं और डेंजर्स में मर्सनरी स्केलेटन नाइट से भाग रहे होते हैं। एक फाइटर मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। साकुरा रो रही होती है क्योंकि उसकी लड़ाई में हाथ चला गया होता है। एक दोस्त उसकी मदद करता है ताकि गॉडेस उसका जख्म भरे। फ्रंट लाइन पे आका कॉन्फिडेंट नहीं होती, लेकिन उम्मीदार शागो लीड करता है और स्कारलेट पंच से स्केलेटन को तोड़ देता है। किरारा के पीछे तकुतु अपना फेमस ड्रैगन एक्सप्लोजन मूव यूज़ करके प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। ये सब करने के बाद लड़का भी मानता है कि उसने बड़े ख़तरनाक दुश्मन का सामना किया, लेकिन वो उनसे ज़्यादा ताकतवर है और जीत गया। इसके साथ ही वो लेवल 24 पहुंच जाता है। डंजन के बाहर ऐश, रिन, ड्रैगन आई चेलाइस को दिखाती हैं, जिससे सब लोग प्रभावित हो जाते हैं। क्राउड से अलग मामोरी अपना काम मिल्स के रूम्स में ख़त्म करता है। सीरस उसके पास आती है और बताती है कि कल एक रिसेप्शन होगा जहां उसे इनाम मिलेगा, इसलिए वो रात शहर में गुजारेगी। जब प्रिंसेस फ्री होती है, मामोरी उसे 8 बजे रात को अपने कमरे में प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के लिए बुलाता है। लड़के की इतनी सीधी बात से वह हैरान हो जाती है, लेकिन शर्तें मान लेती है। मामोरी उसका शुक्रिया अदा करता है ड्रैगन आई चेलिस को रिट्रीव करने में मदद करने के लिए। बाद में प्रिंसेस के आने से पहले लड़का मॉन्स्टर एनहांसमेंट सोल्यूशन बनाता है। सीरस बिल्कुल ठीक टाइम पर दरवाज़ा खटखटाती है। सीधे मुद्दे पर आते हुए मामोरी बताता है कि वो पलादीन को बॉडीगार्ड के तौर पर रखना चाहता है, लेकिन समझाता है कि अगर वो इनाम के पैसे इस्तेमाल करके कहीं और जाना चाहे तो। ड्रैगन आई चेलिस का जिक्र करके मामोरी उसे याद दिलाना चाहता है कि उसने इस प्रोसेस में उसकी मदद की थी, ताकि वो थोड़ा फोर्स फील करे उसकी बात मानने के लिए। मामोरी जानता है कि ये थोड़ा गलत है, लेकिन वो परवाह नहीं करता क्योंकि उसका मकसद ताबू विच को ढूंढना है, गोल्डन आइड मॉन्स्टर के लैंड में, और उसे एक टैलेंटेड स्वॉर्डमैन अपने साथ चाहिए। साइरस कहती है कि उसके लिए ये रास्ता कन्वीनियंट होगा क्योंकि उससे युमातो की ड्यूटी तक पहुंचने में मदद हो। लेकिन जब वो अभी भी दूर 4 होती है, मामोरी से समय लेने के लिए कहता है बिना जल्दबाजी के। फिर मामोरी बताता है कि उसे पता है कि एम बोका का असली नाम शीर आसीन है, और बताता है कि उसने मेल्स के रूल्स में उसे एक स्पेल से सुला दिया था क्योंकि वो अपनी असली पहचान छुपाने के चक्कर में ज़्यादा समय से नहीं सोती थी। ह्यूमन को लगा कि उसे आराम देना ज़रूरी था बिना उसकी रजामंदी के। सीरस बताती है कि वो अपनी पहचान छुपाने के लिए स्पिरिट्स की पावर का यूज़ करती है और इसके बदले में उसे सोना नहीं पड़ता। सेक्रेड वॉचर्स उसका पीछा कर रहे थे क्योंकि उन्होंने उसे पहचान लिया था कि वो पेलादिनोफ के एन है। अब जब वो मर चुके हैं, वो ह्यूमन का शुक्रिया अदा करती है और अपने पॉइंटेड एल्फ कान दिखाती है। लड़की को अपनी पहचान छुपाने का छोड़ते देख मामोरी मान लेता है कि वो उस पर भरोसा करती है और उसे इस बात की तस्दीक करती है। मामोरी इसका बदला चुकाते हुए अपना असली नाम बताता है, लेकिन एल्फ से कहता है कि ये किसी और को ना बताए। उसके बदले वो किसी को भी नहीं बताएगा कि मिस्ट असल में नाइट प्रिंसेस है। ये सब तय करने के बाद दोनों हाथ मिलाते हैं और एक साथ यात्रा शुरू करने का वादा करते हैं। फिर मामोरी उसके एक ब्लूइश मैजिक स्टोन देता है नए बॉडीगार्ड के पेमेंट के तौर पर। साइरस हैरान रह जाती है क्योंकि वो ब्लू ड्रैगन जेम होता है। मामोरी को इसका पता नहीं था कि वो पूछता है कि क्या ये इतना वैल्यूएबल आइटम है। सीरस समझाती है कि ये स्टोन लेजेंडरी ब्लू आई ड्रैगन के अंदर बनते हैं और बहुत ही रेयर हैं। इनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि ड्रैगन आई चेलिस से भी ज़्यादा होती है। साइरस
साइरस समझ नहीं पाती कि रेयर चीज़ें कैसे उतनी कीमती चीज़ दे सकता है। प्रिंसेस का रिएक्शन के बारे में सोचकर मेमोरी को लगता है कि वो अपनी भलाई के लिए ज़्यादा अच्छी है। फिर भी वो इस बात पर जोर देता है कि वो जेम साइरस का है और अगर वो नहीं चाहती तो उसे फेंक सकती है। इस पर प्रिंसेस बहस छोड़ देती है और अपना पेमेंट रखने का फैसला करती है। मेमोरी रिक्वेस्ट करता है कि उसे आगे भी हैटी स्कल बुलाए और वो उसे मिस्ट के नाम से बुलाता है। साइरस नोट करती है कि उसका ट्रैवल कंपेनियन अभी भी उसके बारे में बहुत कम जानता है, तो अपने बारे में और बताने का प्लान बनाती है, लेकिन उसके पास्ट को इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहता। उसे सिर्फ एक वैल्यूएबल बॉडीगार्ड चाहिए अपने साथ इस जर्नी पर। साइरस मेमोरी का एम्प्लॉयर होने के काइंडनेस के बारे में कमेंट करती है, जो उसे डिस्क्रिप्शन रखने देता है, और वो जवाब देता है कि वो वाकई में एक कूल गाय है। मीटिंग के बाद जब वो नहाने जाता है, नाइट प्रिंसेस कहती है कि उसे लॉर्ड टोरी से मिलने से पहले अपने आप को शुद्ध कर लेना चाहिए था। लॉर्ड टोरी के कहने पर जब उसने कहा कि वो उसके अतीत के बारे में नहीं जानना चाहता, साइरस ने उस पर विश्वास किया जैसे उसने राजकुमारी पर किया। सुबह वो एक श्रवण में नाश्ता करते हैं और दो आदमी दूसरी टेबल पर बैठे औरत को अपमानित करते हैं। कहते हैं कि एक मर्सिनरी ने उसे इंसेंस स्नैड कर लिया है। उनमें से एक कहता है कि उसने उस लड़के के कमरे में निकलते देखा जो उसके बगल में बैठा है। मेमोरी कहता है कि पहला दिन को उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। साइरस जवाब देती है कि लॉर्ड हैटिस्कल काफ़ी मैच्योर है इस मामले में। उसकी दिक्कत हटाने के लिए मेमोरी पूछता है कि क्या सीरस ने कभी फॉरबिडन मैजिक के बारे में सुना है। जैसे ही वहाँ करती है, मेमोरी देखता है कि बात करते वक्त अपने सीने को छूती रहती है। सीरस समझाती है कि ये मैजिक प्राचीन जादू हैं जो देवी ने डिक्री के माध्यम से प्रतिबंधित किया है। ये सुनकर लड़का सोचता है कि विशियस ने इन जादू को प्रतिबंधित किया है क्योंकि ये उसके लिए ख़तरनाक है। नाश्ता ख़त्म होने के बाद एल्फ उसे बताती है कि रिसेप्शन अब शेड्यूल्ड है, तो वो अपना इनाम लेने जाती है और कहती है कि वो दोपहर तक वापस आ जाएगी। हैटी स्कल्स के स्यूडोनोम के नीचे वो हीरो जो इस दुनिया के देवी द्वारा त्याग किया गया था अपना रास्ता अकेला चलता है जब तक साइरस वापस नहीं आती। प्रिंसेस के साथ बिताए इन दिनों के बाद लड़के को अपने काम पर ध्यान देने का समय मिलता है, जैसे कि पिगी मारू को इम्प्रूव करना। रिसेप्शन पर आशीन सुनते हैं क्रैड हार्ली मार्की ऑफ मिल्स सभी गेस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं और अनाउंस करते हैं कि उन्होंने एक विजार्ड को बुलाया है। फ्यूजन्स तोड़ने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है ताकि ड्रैगन आई चेलिस की ऑथेंटिसिटी प्रूव कर सके। हॉल में प्रवेश करते ही सॉर्सरर का दोबारा अपीयरेंस होता है और साइरस थोड़ा घबरा जाती है उसके ठंडे और इंक क्रैंटिंग एक्सप्रेशन देखकर। इस बीच मेमोरी टाइम पर नज़र रखता है जब तक उसका बॉडीगार्ड वापस नहीं आ जाता। एलियन कैस्टल में जो इस दुनिया के हीरोज़ का हेडक्वार्टर है, आका पूछती है कि क्या सकुरा ठीक है और वो देवी विशियस आश्वासन देती है कि वो उसका हाथ दोबारा जुड़ जाएगा हीलिंग से, लेकिन याद दिलाती है कि वो ये हर किसी के लिए नहीं कर सकती। सकुरा रैंक बी की है और इसी वजह से ये उसे प्रिविलेज मिल रहा है। विशियस पूछती है कि क्या आका किरारा के ग्रुप ज्वाइन करेगी और लड़की सोचती है कि वो उस लड़के के साथ अच्छी तरह से नहीं बन पाएगी, लेकिन इसी वजह से एंटिटी ने ये बात उठाई। विशियस कहती है कि आका अपने सेल्फ सेंटर बिहेवियर से क्लास 2C के हारमोनी को डिस्टर्ब कर रही है। आका डेस्परेट होकर इस आरोप से अपने रक्षा करती है, तो विशियस कहती है कि हो सकता है ये बस कुछ क्लासमेट्स के अफवाहों का कारण हुआ हो। देवी रोती है और अपने आप को दोष देती है। आका माफ़ी मांगती है लेकिन रिटरेट करती है कि किरारा को ज्वाइन करने का अच्छा विचार नहीं है। विशियस इस फैसले को किसी से मदद ना करने का मान रखती है, तो आका आर्ग्यू करती है कि वो अपने तरीके से क्लास की हीरोइन के रूप में अपना कर्तव्य निभा रही है। इसके बाद विशेष उन सभी स्टूडेंट्स को आका के हवाले कर देती है जो टेस्ट पास नहीं कर पाए। उनमें से अब सभी को ट्रेन करना है। अगर आका ये मना कर देती तो एंटिटी कहती है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, लेकिन सभी को एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि उससे एलियन के रूल्स की शक्ति से पालन करने का रॉयल डिग्री मिला है। कोई रास्ता ना देखकर हीरोइन प्रपोजल स्वीकार कर लेती है और जैसे ही वो निकलती है, विशेष अपने पूरे गुस्से को व्यक्त करती है। घड़ी पर नज़र रखते हुए मेमोरी सोचता है कि शायद सेरस के साथ कुछ हो गया है, तो पिगी मारू से पूछता है कि अगर स्लाइम 2 बार चीखता है तो इसका मतलब वो उन्हें छोड़ देगा, अगर सिर्फ एक बार चीखता है तो इसका मतलब कुछ और। जब पिगी मारू सिर्फ एक बार चीखता है, मेमोरी मानता है कि वो एक ही पेज पर हैं और बस विश्वास करना बचा है कि साइरस ने उन्हें नहीं छोड़ा जब तक उनके पास कोई वजह नहीं है ऐसा करने का। इस बीच मेमोरी लोगों को सड़क पर कहते हुए सुनता है कि जिन्होंने चलाइस को पाया वो फुजिटिव प्रिंसेस है और वो ब्लैक ड्रैगन नाइट्स के पीछे करते हैं। वक्त डार्क फॉरेस्ट में भाग गई है। लड़की की बातें सच साबित होती हैं जब एशियन जंगल में दौड़ती है और विंग्ड बीस्ट पर सवार आदमी अटैक करते हैं। तलवार को एन्चांट करने के बाद वो पहले अपोनेंट को गिरा देती है।
दूसरा एल्फ की तलवार के नीचे गिर जाता है। अपनी इल्यूजन तोड़ने के बाद भी वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रभावित करता है। अशीन तीसरे अपोनेंट को मार देती है। फिर साइरस गिजान का सामना करती है, जो स्क्वाड के वाइस कैप्टन है और सिर ऑर्बिन ऑफ 5 ड्रैगन्स का नेतृत्व में है। स्पिरिट गार्डमेंट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हुए एल्फ को अवेलेबल स्पिरिट से मैनेज करना पड़ता है। बूस्टफुल ऑफिसर कहता है कि ओर्बन की टीम ने सीक्रेट ऑर्डर्स दिए हैं और एशिन को मारने का प्लान बनाया है, लेकिन पहले वो एल्फ को दिखाना चाहता है कि किसी आदमी के साथ रहना कैसा होता है, पहले कि उसे मार दे। इसी वक्त ममोरी सही समय पर आता है और गिजान को पैरालाइज और पॉइजन कर देता है। फिर उसे सुला देता है ताकि वो कुछ गलत ना सुन ले। इस तरीके से वो जान लेता है कि अगर वो साइरस के साथ रहते हैं तो उनका भी पीछा किया जाएगा। एल्फ एग्रीमेंट को तोड़ने की इच्छा आ जाती है, लेकिन ममोरी भागने के बजाय अपने सभी ब्लू ड्रैगन्स जेम्स को प्रिंसेस को दे देता है ताकि उसके पास रिसोर्सेज की कमी ना हो। आखिरी में वो साइरस से कहता है कि वो वहाँ पर अपने कपड़े उतार दे, जिससे लड़की चकित रह जाती है। गाइस, ये थी हमारी पार्ट 5 और जब भी नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा तो मैं पार्ट 6 भी ले आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।